हेलो बच्चों। हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके थे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन किया था, जिसमें एवरेज फोर्स कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ के बारे में हमने क्या बताया था कि फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? फोर्स। सेकेंड लॉ क्या डिफाइन करता है? सेकेंड लॉ उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करें कि सपोज किसी बॉडी का मास m है, उसको a एक्सीलरेशन देना है या कुछ एक्सीलरेशन से मूव कराना है, तो उस पर कितना फोर्स लगाना है, ये हम लोगों ने देखा। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या देखा हम लोगों ने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसके स्टेट को चेंज करना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और हमें उसका स्पीड बढ़ाना है, तो स्पीड बढ़ाने का मतलब उसका स्टेट क्या होगा? चेंज होगा। अब स्टेट चेंज के लिए फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। अब वो फोर्स कितना लगाना है, ये कौन बताता है? न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है कि हर फोर्स जो है वो किस में एग्जिस्ट करता है? पेयर में एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स फॉर फोर्स टू कम इनटू पिक्चर, मिनिमम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है? 2 फोर्स की। ओके, तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। काफ़ी सिंपल स्टेटमेंट है, बहुत ईजी है, याद रखना भी बहुत ईजी है। तो देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट। ओके ओके, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन रहेगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, दैट मीन्स अगर हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इन द अपोजिट या इन रिवर्स बोले, वो बॉडी हम पे भी क्या करती है? सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करती है। ओके, so every action has an equal and opposite reaction, and these action reaction forces act on two different body. That means एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन दोनों एक्ट नहीं कर सकते हैं। एक्शन दूसरी बॉडी पे एक्ट करेगा और रिएक्शन दूसरी बॉडी पे एक्ट करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लेते हैं कोई वॉल है ना, ये कोई वॉल मान लेते हैं, कोई आदमी इसको धक्का दे रहा है ऐसे, तो वॉल को धक्का देने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं इस वॉल को ऐसे, इस बोर्ड को ऐसे पुश कर रहा हूँ, तो मैं अपने हाथों से इस बोर्ड पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो सेम तरीके से यहाँ से ये अपने हाथों से बालक जो है इस वॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है इधर की तरफ, मान लेते हैं फोर्स है F1। ओके, तो इन द रिवर्स ये वॉल क्या करती है? ये वॉल भी इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाती है, किस पे? बालक पे। ओके, F2, यानी कि ये F1 फोर्स किस पे लग रहा है? वॉल पे लग रहा है। F2 फोर्स किस पे लग रहा है? इस बालक पे लग रहा है। ओके, और कौन लगा रहा है? वॉल लगा रहा है। तो एक्शन फोर्स अगर हम लोग F1 को कंसीडर करें यहाँ पे कि ये जो आदमी है ये वॉल पे एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो रिएक्शन फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? वॉल अप्लाई कर रही है, किस पे? बालक पे। ओके, तो ध्यान से देखें, अगर हम लोग को अलग से दोनों डायग्राम बनाएं, यहाँ पे 2 बॉडी है, कौन सा? एक वॉल है, दूसरा मैन। हमने बोला था स्टार्टिंग में कि फॉर फोर्स टू कम इनटू पिक्चर मिनिमम 2 नंबर ऑफ बॉडीज रिक्वायर्ड। ओके, कोई बॉडी खुद से अपने आप अपने पे फोर्स नहीं लगा सकती है। ओके, फोर्स तभी लगता है जब 2 बॉडी का इंटरेक्शन होता है। ओके, तो सपोज अगर ये वॉल कंसीडर करें हम लोग, मान लेते हैं ये वॉल, इस पे फोर्स लगाया था बालक ने इधर की तरफ, कितना? F1। ओके, और इन द रिवर्स वॉल ने इस पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया था, किधर की तरफ? अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, इधर की तरफ, ये F2। तो F1 किस पे लग रहा है? अगर इसको एक्शन कंसीडर करें तो एक्शन फोर्स किस पे लग रहा है? वॉल पे लग रहा है। रिएक्शन फोर्स किस पे लग रहा है? मैन पे लग रहा है। रिएक्शन फोर्स किस पे लग रहा है? मैन पे लग रहा है। और ये F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और डायरेक्शन में क्या होते हैं? अपोजिट।
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F2। माइनस का मतलब वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F2 में लिख रहा हूँ, तो वेक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। मतलब F1 इज इक्वल टू माइनस F2 का मतलब F1 और F2 दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ओके, तो यहाँ से हम लोग दूसरे में लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F2। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F2। ओके, सो काफ़ी क्लियर है, आप लोगों को क्लियरली समझ में आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, सो अगर सपोज ये बालक वॉल पे फोर्स लगाता है इधर की तरफ F1 और इसको हम एक्शन फोर्स कंसीडर करें, तो वॉल जो है मैन पे लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, F2। F1 और F2 दोनों क्या है, पेयर ऑफ फोर्सेस। क्या है, दोनों पेयर ऑफ फोर्सेस, जिसमें से F1 वॉल पे लग रहा है और F2 किस पे लग रहा है, मैन पे लग रहा है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ओके, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज आएगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में। ओके, मैकेनिक्स का कोई भी प्रॉब्लम आप लोग बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए नहीं सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फोर्सेज हम लोगों को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल टाइप ऑफ फोर्सेज जो मैकेनिक्स में आने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेज जिसका यूज आगे आएगा, टाइप्स ऑफ फोर्सेज जिसको हम लोगों को आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम, और डिफरेंट क्वेश्चन में वो सभी फोर्सेज का यूज आएगा, जिसमें से पहला है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ओके, दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तीसरा है स्प्रिंग फोर्स, है ना, स्प्रिंग फोर्स। एंड फोर्थ है टेंशन फोर्स। तो एक एक करके हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन में सब फोर्सेज आते जाएंगे वहाँ अच्छे से क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, नॉर्मल फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। सो नॉर्मल फोर्स क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। सो नॉर्मल फोर्स एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है। आप याद करें फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने क्या बोला था कि फोर्स कब लगता है, जब दो बॉडी इंटरैक्ट करती हैं। ओके, अब इंटरैक्शन दो बॉडी का दो तरीके से होता है, बाय मीन्स ऑफ फिजिकल कांटेक्ट या वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। अगर फिजिकल कांटेक्ट में है दो बॉडी, फिर उनके बीच जो फोर्स लग रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। और अगर बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, उनके बीच फिर भी फोर्स लग रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, सो नॉर्मल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, मतलब जब दो बॉडी कांटेक्ट में होंगी तो उनके बीच जो फोर्स फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स। ओके, तो कब लगता है ध्यान से देखें, when a body will be in physical contact, will be in physical contact, in physical contact, then a contact force, then two type of contact force, then two types of contact force, two types of contact force act between them। ओके, दो टाइप के कांटेक्ट फोर्स एक्ट करते हैं, जिसमें से पहला क्या होता है, नॉर्मल होता है, और दूसरा क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन तो भी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, फ्रिक्शन एक अलग चैप्टर ही है, वहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो जब भी, कहने का मतलब है, जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आती है, सो दो टाइप के कांटेक्ट फोर्स वहाँ पे लग सकते हैं। पहला नॉर्मल फोर्स और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। फॉर एग्जांपल
सपोज ये एक बॉडी ले लेते हैं, ये दूसरी बॉडी ले लेते हैं, ये दोनों फिजिकल कांटेक्ट में। तो ये जो कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ पे दो टाइप के कांटेक्ट फोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसमें से एक नॉर्मल फोर्स है और दूसरा कांटेक्ट फोर्स है। तो अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है तो दो टाइप के फोर्सेस कांटेक्ट फोर्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं, पहला कांटेक्ट फोर्स और दूसरा कौन सा, पहला नॉर्मल फोर्स और दूसरा कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, सो अगर हम लोग डिफाइन करें तो व्हेन बॉडी विल बी इन फिजिकल कांटेक्ट देन टू टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स acts between them may acts between them, जिसमें से पहला क्या है, नॉर्मल फोर्स एंड दूसरा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो हम भी फ्रिक्शन फोर्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, नॉर्मल फोर्स। सो नॉर्मल फोर्स, तो एक चीज तो क्लियर हो गया, कब लगेगा, जब दो बॉडी का सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगा। ओके, कब लगेगा, जब दो बॉडी का सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगा। ओके, सो एक्ट यहाँ पे नोट करते चलते हैं, एक्ट्स व्हेन सरफेस ऑफ टू बॉडी will be in physical contact, okay, acts when surface of two bodies will be in physical contact। for example, suppose मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है A और ये एक दूसरा ब्लॉक है B। ओके, दोनों रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ब्लॉक A एक बॉडी हो गया, ब्लॉक B दूसरा बॉडी हो गया, दोनों के बीच फिजिकल कांटेक्ट है। दोनों के बीच फिजिकल कांटेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे, ये पहली बॉडी का सरफेस, ये दूसरी बॉडी का सरफेस, दोनों यहाँ पे क्या बना रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट। तो यहाँ फिजिकल कांटेक्ट है दोनों पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, टू टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स, जिसमें से पहला क्या होगा, नॉर्मल फोर्स और दूसरा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एक अलग चैप्टर है। हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले, नॉर्मल फोर्स। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, इसलिए अभी हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो भी पढ़ेंगे सरफेस को स्मूथ कंसीडर करके ही पढ़ेंगे। जब तक आपसे रफ नहीं बोला जाता है तब तक आप उस सरफेस को क्या कंसीडर करेंगे, स्मूथ। दैट मीन्स फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं है। ओके, तो अभी फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं, और जब फ्रिक्शन आएगा नेक्स्ट चैप्टर में तो डिस्कस करेंगे हम लोग। इस चैप्टर के बाद फ्रिक्शन नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नॉर्मल फोर्स। ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है कांटेक्ट फोर्स, यहाँ पे कौन सा कांटेक्ट फोर्स है, अभी यहाँ पे इस कांटेक्ट सरफेस के पास नॉर्मल फोर्स। कौन सा, नॉर्मल फोर्स। तो अब नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये बताना जरूरी है। तो डायरेक्शन कैसे पता लगाएं, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स। ओके, तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता लगाएं, है नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्मल मतलब ये तो परपेंडिकुलर होगा, है ना। नॉर्मल फोर्स मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके, तो डायरेक्शन के लिए पहला हम लोग क्या लिखेंगे, पहला विल बी परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, पहला रूल डायरेक्शन निकालने का नॉर्मल फोर्स का, विल बी परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। और दूसरा पहला तो हमने परपेंडिकुलर बता लिया, परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की भी तरफ हो सकता है ना। तो दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा नॉर्मल फोर्स जिस बॉडी पे लग रहा है उस बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है, कंप्रेस करने की कोशिश करता है, या बॉडी को दूर भगाने की कोशिश करता है। ओके, तो हम लोग बेटर होगा कंप्रेस करने वाली बात समझते हैं। तो आप ऑलवेज लिखेंगे ट्राई टू कॉम्प्रेस द बॉडी। जिस बॉडी पे लगेगा उस बॉडी को क्या करना चाहता है, कॉम्प्रेस करना चाहता है। ओके, अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं, आप लोग जल्दी से नोट कर लिए होंगे। जैसे अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये हो गया बॉडी ए का, दूसरा ये हो गया बॉडी बी, है ना। कांटेक्ट में कौन सा सरफेस था, बॉडी ए का ये लोअर वाला सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में था, बॉडी बी के अपर सरफेस के साथ। ओके, तो
तो बॉडी ए पे क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स, क्योंकि बॉडी ए का लोअर सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में है, बी के साथ, तो बी पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। अभी नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन में बता चुका हूं क्या होगा, विल बी परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, दैट मींस ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस इसके कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, हमने यहां डाल दिया। अब डायरेक्शन क्या हो सकता है, तो ये उधर की तरफ हो सकता है, तो इधर की तरफ हो सकता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, हमने क्या बोला, ट्राई टू कॉम्प्रेस द बॉडी, या इस बॉडी को दूर भगाना चाहेगा। दूर भगाने के लिए की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऊपर की तरफ। मतलब ये बॉडी को कॉम्प्रेस करेगा तो इस बॉडी पे नॉर्मल फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर और कैसे लगेगा, ऐसे ऊपर की तरफ, N1। ओके, समझ में आया। देखिए ये कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है और बॉडी को क्या कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है, ऐसे इस सरफेस पे लग रहा है, ऐसे कॉम्प्रेस कर रहा है ऊपर की तरफ, है ना। अब देखें इसको कई लोग ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ दिखा दिए, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बॉडी को कॉम्प्रेस नहीं कर रहा है, खींच रहा है पकड़ के। ओके, वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। बट अगर ये बॉडी ए है, बॉडी ए का ये वाला सरफेस कॉन्टैक्ट में है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स दिखाने का जो तरीका, बेस्ट तरीका होता है, ये होता है N1। ये इस सरफेस पे लग रहा है, कैसे, ऐसे। तो ध्यान से देखें, बॉडी को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ट्राई टू पुश अवे द बॉडी। ओके, तो दूसरा तरीका हम लोग लिख सकते हैं, पहला तो ट्राई टू कॉम्प्रेस द बॉडी, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, ट्राई टू पुश अवे द बॉडी। ओके, तो नॉर्मल फोर्स मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, पहला तरीका निकालने का डायरेक्शन, दूसरा ट्राई टू कॉम्प्रेस द बॉडी और ट्राई टू पुश अवे द बॉडी, ये दूसरा तरीका हो गया। तो ये हमारा सरफेस कांटेक्ट में था, इस पे नॉर्मल फोर्स इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और इस बॉडी को दूर अवे पुश करना चाहेगा। तो अगर अवे पुश करेगा तो कौन सी डायरेक्शन बचती है, ऊपर की डायरेक्शन बचती है, क्योंकि अगर नीचे पुश करेगा इधर की तरफ तो इसके साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा वो, है ना। और जो हमने दूसरा तरीका बताया था, ट्राई टू कॉम्प्रेस द बॉडी, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है, तो बॉडी को ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स N1 किस पे लग रहा है, ए पे। अब ये बॉडी ध्यान से देखें, N1 फोर्स जो बॉडी ए पे लग रहा है, ये खुद पे तो फोर्स लगा नहीं सकती है, तो कौन लगा रहा है, बॉडी बी लगा रहा है ना। हमने क्या बोला था वहां पे जब फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे कि कोई भी बॉडी खुद पे फोर्स नहीं लगा सकती है ना। तो बॉडी ए पे जो N1 यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, क्या वो बॉडी ए खुद पे लगा रही है, नहीं, क्योंकि खुद बॉडी अपने आप पे फोर्स नहीं लगा सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये N1 फोर्स किसी दूसरे ने लगाया। और यहाँ पे हमने क्या बोला था कि फोर्स लगने के लिए मिनिमम कितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, दो बॉडी जब इंटरैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे ए और बी बाय मीन्स ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे थे, तो फिजिकल कांटेक्ट होने की वजह से उनमें दो टाइप के कांटेक्ट फोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसमें से नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। तो सरफेस स्मूथ है, अभी फ्रिक्शन की हम लोग बात नहीं करेंगे, बट अगर दो सरफेस कांटेक्ट में हैं तो उनके बीच डेफिनेटली कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन निकालने का हमने तरीका बताया। अब इसको डिस्कस करते हैं कि N1 फोर्स कौन लगा रहा है, बॉडी बी लगा रही है। ओके, बॉडी बी लगा रही है। तो अब न्यूटन्स थर्ड लॉ पे आए। अगर बी ने बॉडी ए पे फोर्स लगाया है, ओके, बॉडी बी ने बॉडी ए पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी ए भी बॉडी बी पे फोर्स लगाएगी इक्वल मैग्नीट्यूड का, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर बॉडी बी ने बॉडी ए पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है, तो बॉडी ए बॉडी बी पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ, ऐसे N1 N2 सॉरी। ओके, अब ध्यान से देखें, ये N1 फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, बॉडी बी बॉडी ए पे। ओके, ये N2 फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, बॉडी ए अप्लाई कर रहा है कौन सी बॉडी पे, बॉडी बी पे। ओके, तो N1 और N2 क्या है, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं। ध्यान से देखें, N1 को एक्शन कंसीडर करें तो N2 क्या हो जाएगा, रिएक्शन। N2 को रिएक्शन कंसीडर करें तो N1 क्या हो जाएगा, एक्शन। ओके, या N2 को एक्शन कंसीडर करें तो N1 क्या हो जाएगा, रिएक्शन। तो N2 और N1 क्लियरली दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं।
N1 लग रहा है बॉडी ए पे, N2 लग रहा है बॉडी बी पे। दैट मीन्स न्यूटन थर्ड लॉ कंप्लीटली यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाइड है। ओके, अब आइए देखते हैं इनमें थोड़ा सा और बात करते हैं। हमने क्या बोला था कि अगर N1 और N2 एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेज में क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ N1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ N2, या अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर N1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर N2। ओके, ये हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स दिखाने का तरीका। ओके, नोट करें जल्दी से, फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल फोर्स शो करना सभी को आना चाहिए। अगर आप नॉर्मल फोर्स नहीं शो कर पाएंगे तो फिर काम नहीं बनने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं ये एक बॉल, फुटबॉल ग्राउंड पे रखा हुआ है। ये ग्राउंड है, ओके, ये बॉल है, ये कोई बॉल है। चलो, कांटेक्ट फोर्स हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है, यानी कांटेक्ट फोर्स का मतलब है फ्रिक्शन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सो नॉर्मल फोर्स हम लोगों को दोनों बॉडी पे दिखाना है। ओके, ये सेंटर है बॉडी का, अभी हम लोगों को क्या दिखाना है, नॉर्मल फोर्स दिखाना है। तो चलो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स दिखाने के लिए दोनों बॉडी को अलग अलग कर लें। सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स को डिफाइन करके अलग अलग कर लें, है ना। तो कांटेक्ट सरफेस यहाँ पे कौन सा, ये वाला कांटेक्ट सरफेस है ना। तो अब अगर हम लोग अलग अलग बनाएं दोनों बॉडी को, तो ये हमारा हो गया स्फेयर या जो भी बॉल कहें, और ये हो गया हम लोगों का ग्राउंड। ओके, और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है ग्राउंड के इस वाले सरफेस के साथ, यानी कि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों किस में है, कांटेक्ट में है। तो इन दोनों सरफेस के बीच क्या लगेगा, इन दोनों सरफेस के बीच क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन हमने क्या बताया था, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ध्यान देके हम लोग ग्राउंड की बात करें, इस ग्राउंड पे किधर लगेगा डायरेक्शन, सभी लोग बताएं। ग्राउंड को किधर कॉम्प्रेस करना चाहेगा ना नॉर्मल फोर्स, और ट्राई टू पुश अवे द बॉडी। तो ग्राउंड को ये दूर भगाना चाहेगा नॉर्मल फोर्स, और कॉम्प्रेस करना चाहेगा, तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, सबसे पहले परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये वाली होगी, है ना। तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा ग्राउंड पे, ऐसे। इसको मैं मान लेता हूँ N1, और ये बिल्कुल है परपेंडिकुलर है, ग्राउंड से 90 डिग्री पे लग रहा है, ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। ओके, अब ध्यान से देखें इस पे, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इसके स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, इस स्फेयर पे अगर किसी पॉइंट पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो आप उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दें तो क्या हो जाता है, नॉर्मल बन जाता है। क्या बन जाता है, नॉर्मल। स्फेयर पे नॉर्मल ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अब ध्यान से देखें, ये पॉइंट जो है इसके साथ कांटेक्ट में था ना, तो अब नॉर्मल फोर्स इस स्फेयर पे किधर की तरफ लगेगा, स्फेयर को अवे पुश करना चाहेगा, तो अवे पुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा, ऐसे इस पॉइंट पे ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, N2। ओके, अब इसको अगर हम लोग इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। ओके, सेंटर से पास करेगा। तो ये हमारा हो गया N1 और N2, नॉर्मल फोर्सेज हमने दिखा दिया। N1 किस पे लग रहा है, ग्राउंड पे। N2 किस पे लग रहा है, स्फेयर पे। और ये N2 और N1 क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज। और एक्शन रिएक्शन फोर्सेज के बारे में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो N1 विल बी इक्वल टू N2। ओके, अब ध्यान से देखिए, इन्हीं दोनों को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। इस केस को अगर हम लोग कंसीडर करें, ओके, तो ये हम लोगों का ग्राउंड हो गया, स्फेयर हो गया, ये ग्राउंड हो गया। ओके, ये सेंटर हो गया। ओके, तो अभी ध्यान से देखिए, इस फोर्स को हम लोग शिफ्ट करके ऊपर की तरफ कहीं भी लेके चले जा सकते हैं ना। तो सेंटर से हम लोग ऐसे दिखा देते हैं ऊपर की तरफ, N2 था ये, और ग्राउंड पे जो लग रहा था वो नॉर्मल फोर्स किधर दिखा देंगे, ऐसे N2। अब ये N1 था, N1। अब ये N1 और N2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। सो N1 इज इक्वल टू N2। बहुत सिंपल है ना। तो चाहे आप नॉर्मल फोर्स को इस तरीके से दिखाएं या इस तरीके से दिखाएं, दोनों करेक्ट है। ओके, दोनों बिल्कुल सही है, आपको जैसे दिखाना है वैसे दिखा सकते हैं। ओके, सो ये था नॉर्मल फोर्स के बारे में। और एक एग्जांपल और लेते हैं नॉर्मल फोर्स का, फिर हम लोग जंप करते हैं फ्रिक्शन फोर्स, तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज ये दो बॉडी है ऐसे, ओके, बॉडी ए बॉडी बी। सो ऑल टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑल सरफेस स्मूथ, सारे सरफेस स्मूथ हैं, सभी कॉन्टैक्ट फोर्स को आप लोगों को यहाँ पे दिखाना है। तो चलिए देखिए कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखें। अगर हम लोग बॉडी ए को कंसीडर करें तो देखें, बॉडी ए को सबसे पहले अलग ड्रॉ करेंगे, ये बॉडी ए हो गई। बॉडी बी को अलग ड्रॉ करेंगे, ये बॉडी बी हो गई, है ना। और ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड को भी अलग ड्रॉ कर लेंगे। अब बॉडी ए पे हम लोगों को क्या दिखाना है, नॉर्मल फोर्स दिखाना है ना। फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे, तो फ्रिक्शन की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में सिर्फ एक ही फोर्स प्रेजेंट है, और कौन सा, नॉर्मल फोर्स। ओके, तो चलो आओ देखते हैं बॉडी ए पे कौन कहाँ से नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो बॉडी ए के सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स को आइडेंटिफाई कर, कॉन्टैक्ट सरफेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बॉडी ए का कौन कौन सा सरफेस कॉन्टैक्ट में है। तो पहला अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला सरफेस, बॉडी ए का ये वाला सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में है, बॉडी बी के साथ, बी के इस वाले सरफेस के साथ। तो इन दोनों सरफेस से कांटेक्ट में यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों सरफेस के बीच क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। तो अब बताएं बॉडी ए पे नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा, डायरेक्शन पहली बात तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा जो इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। सेम तरीके से बॉडी बी पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो हमने क्या बताया था कि बॉडी ए पे जो लगेगा, बॉडी ए को अवे पुश करना चाहेगा, और जो बॉडी बी पे लगेगा वो बॉडी बी को अवे पुश करना चाहेगा, कंप्रेस करना चाहेगा। तो अभी ध्यान से कौन सी डायरेक्शन बचती है, ऐसे, ये हो गया N1, है ना। बॉडी बी पे जो लगेगा नॉर्मल फोर्स, अब इसके अपोजिट लगेगा इस पे। अगर बॉडी बी ए पे इधर की तरफ लग रहा है तो बॉडी बी पे किधर लगेगा, इधर की तरफ, ऐसे, N2। और ये N1 N2 क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ N1 विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ N2। अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इन दोनों, यहाँ पे जो सरफेस कांटेक्ट में था, यहाँ पे हमने नॉर्मल फोर्स शो कर दिया। अभी ध्यान से देखें तो बॉडी ए का ये वाला सरफेस भी कांटेक्ट में है, किसके साथ, ग्राउंड में। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा N3। ओके, तो अब ये सरफेस कांटेक्ट में था ग्राउंड के इस वाले सरफेस के साथ, तो इस सरफेस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा N3, तो ग्राउंड पे किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ऐसे, N4। और अगर हम लोग बात करें तो N3 किसके बराबर होगा, N4 के, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट, है ना। और N3 N4 क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। सेम तरीके से बी का ये वाला सरफेस ग्राउंड के यहाँ से कॉन्टैक्ट में है, तो इस पर क्या लगेगा, N5 ऐसे ऊपर की तरफ, और ग्राउंड पे किधर लगेगा, N6 नीचे की तरफ, एंड N5 इज इक्वल टू N6। नॉर्मल फोर्सेस क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। ओके, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। तो यहाँ पे ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में थे, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बॉडी ए पे ऊपर की तरफ, ग्राउंड पे नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में थे, तो बॉडी बी पे ऊपर की तरफ, ग्राउंड पे नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में थे, तो बॉडी ए पे इधर की तरफ और बॉडी बी पे इधर की तरफ। ये तरीका होता है कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स दिखाने का। अब हम लोग दूसरा टाइप का फोर्स पर डिस्कस करते हैं, जो है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में काम आएगा अभी, इसलिए सभी लोग अच्छे से सीखते चलेंगे। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग सभी लोगों ने देखा होगा, ये स्प्रिंग होती है ना, ये फ्री एंड होता है। तो स्प्रिंग के टर्म में हम लोग दो चीज़ डिफाइन करेंगे। पहला नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ क्या होता है, नेचुरल लेंथ। ओके, स्प्रिंग के केस में सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, नेचुरल लेंथ एंड फोर्स कांस्टेंट। दूसरा क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। तो अभी ध्यान से देखें, अगर इस एंड को, स्प्रिंग को पकड़ के खींचेंगे तो लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। अगर स्प्रिंग को इधर की तरफ प्रेस करेंगे तो लेंथ क्या होगा, घटेगा। सभी लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं हम लोग,
तो क्या होती है, स्प्रिंग इलोंगेट होती है। अगर स्प्रिंग इलोंगेट हो रही है तो उसका लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हम लोग स्प्रिंग को ऐसे प्रेस करें दोनों हाथों से पकड़ के, तो क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशन होता है स्प्रिंग में। कॉम्प्रेशन में लेंथ क्या होता है, घटता है। ओके, अब हम लोग दूसरा, अभी नेचुरल लेंथ को हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे, सबसे पहले फोर्स कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। तो फोर्स कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स रिक्वायर्ड टू इलोंगेट और कॉम्प्रेस द स्प्रिंग बाय यूनिट लेंथ। ओके, 1 यूनिट लेंथ कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन के लिए जितना फोर्स चाहिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसको बेसिकली हम लोग के से डिनोट करते हैं, के। ओके, अब ध्यान से देखें, नेचुरल लेंथ में है अगर स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में है, इसका मतलब ना ही उसमें किसी टाइप का इलोंगेशन है और ना ही वो किसी टाइप के कॉम्प्रेशन में। ओके, दैट मीन्स नो इलोंगेशन, नो इलोंगेशन और नो कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। और अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो वो कोई फोर्स नहीं लगा रही। ओके, स्प्रिंग फोर्स कितना लगाता है, F इज इक्वल टू के इंटू एक्स। आप लोग याद रखेंगे इसको, जहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, दोनों नाम से जानते हैं, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ओके, और एक्स क्या है, इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। दैट मीन्स, अच्छा इतना नोट करें आप लोग, फिर हम लोग देखते हैं कॉम्प्रेशन और इलोंगेशन कैसे होता है स्प्रिंग में। चलो आओ देखते हैं। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, के एक्स, जहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है, इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन। ओके, सो ध्यान से देखिए, ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है। ओके, हमने क्या किया, इस पे एक एंड को पकड़ के इसको खींचना शुरू किया। ओके, तो मान लेते हैं स्प्रिंग का लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। इनिशियली नेचुरल लेंथ पे था, स्प्रिंग का लेंथ जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ये कितना खींच दिया हमने, एक्स खींच दिया पकड़ के, एक्स क्या किया, खींच दिया पकड़ के, है ना। तो अभी ध्यान से देखें, स्प्रिंग एक्स इलोंगेट हुआ है यहाँ पे, है ना। तो अभी क्या करेगी, इसमें कितना फोर्स डेवलप होगा, के एक्स, कितना डेवलप होगा, के एक्स। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ है एक्स, तो ये आदमी जो इस स्प्रिंग को खींच रहा था उस पे ये कितना फोर्स लगाएगी, के एक्स, इधर की तरफ, कितना अमाउंट का, के एक्स। ओके, किधर की तरफ, इधर की तरफ, इस ऑब्जेक्ट पे, किधर की तरफ, इधर की तरफ, है ना। ये ऑब्जेक्ट इसको इधर की तरफ खींच रहा था। ओके, तो स्प्रिंग इस पे किधर की तरफ फोर्स लगा रही थी, के एक्स। ये आप ऐसा सिंपल समझें, जो के एक्स फोर्स स्प्रिंग में डेवलप होगा वो हमेशा स्प्रिंग को किस कंडीशन में लाना चाहेगा, नेचुरल लेंथ में। जो भी स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा वो स्प्रिंग को हमेशा किस कंडीशन में स्टोर करना चाहेगा, नेचुरल लेंथ में। तो हमेशा लिखें, के एक्स फोर्स ऑलवेज ट्राई टू रीस्टोर द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। नोट करें इस पॉइंट को, के एक्स फोर्स that is developed in spring is always try to restore the spring in its natural length। तो अभी स्प्रिंग उधर की तरफ इलोंगेट हुई थी, तो नेचुरल लेंथ में आना है तो स्प्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगाएगी, इधर की तरफ। अपने आप को इधर की तरफ खींच के वो किस में लाना चाहेगी, नेचुरल लेंथ में। तो स्प्रिंग जो है इस ऑब्जेक्ट पे किधर की तरफ फोर्स लगा रहे, इधर की तरफ, है ना। दूसरा, मान लेते हैं स्प्रिंग को हम लोग कॉम्प्रेस कर दिए, प्रेस कर दिए, ऐसे कॉम्प्रेस कर दिए, कॉम्प्रेस कर दिया, है ना। कितना कॉम्प्रेस कर दिया, ये नेचुरल लेंथ था, हमने एक्स कॉम्प्रेस कर दिया इसको, है ना। यहाँ पे आदमी था, मान लेते हैं, ऐसे हाथ से पकड़ के कॉम्प्रेस कर दिया। ओके, तो अभी स्प्रिंग इधर की तरफ कॉम्प्रेस हुई है, तो नेचुरल लेंथ स्टोर करने के लिए किधर फोर्स लगाएगी, उधर की तरफ। तो अभी जो के एक्स फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर की तरफ। किस ऑब्जेक्ट पे लगेगा, इस ऑब्जेक्ट पे। ओके, के एक्स फोर्स स्प्रिंग, ऐसे स्प्रिंग इस ऑब्जेक्ट को धक्का दे के उधर की तरफ भगाना चाहेगी। दैट मीन्स
ऑब्जेक्ट जो है स्प्रिंग जो है अपना नेचुरल लेंथ क्या करना चाह रही है, स्टोर करना चाह रही है ना, ऐसे उधर की तरफ धक्का दे के क्या करना चाह रही है, नेचुरल लेंथ को स्टोर करना चाह रही है। तो हमेशा ध्यान से देखें, चाहे एक्स इलोंगेशन हो चाहे एक्स कॉम्प्रेशन हो, स्प्रिंग हमेशा कितना फोर्स लगाएगी, के एक्स लगाएगी, और डायरेक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगा कि स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ को हमेशा स्टोर करना चाहिए, रीस्टोर करना चाहिए। जैसे यहाँ पे नेचुरल लेंथ, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि के एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं है। अब स्प्रिंग को हमने पकड़ के खींच दिया, ऐसे एक्स लेंथ बढ़ा दिया स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ स्टोर करने के लिए किधर फोर्स लगाएगी, उधर की तरफ, है ना, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को खींच के वो उधर लाना चाहेगी नेचुरल लेंथ में आने के लिए। सेम तरीके से हमने इस स्प्रिंग को ऐसे प्रेस करके कॉम्प्रेस कर दिया इधर की तरफ, तो जब कॉम्प्रेस कर देंगे तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी, इधर की तरफ, है ना। या हमेशा आप याद रखें कि ये जो एक्स इलोंगेशन हो रहा है, एक्स जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स हमेशा उसके अपोजिट लगेगा, यानी कि जब हमने स्प्रिंग को खींच के इधर की तरफ एक्स लेके आ रहे हैं तो फोर्स इधर लग रहा है, जब स्प्रिंग इधर की तरफ कॉम्प्रेस हो रही है इधर की तरफ तो फोर्स के एक्स इधर लग रहा है। ओके, ये स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमने देखा। ओके, काफ़ी सिंपल है। और दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्प्रिंग, स्प्रिंग जो हम लोग पढ़ेंगे अभी उसमें कैसा कंसिडर करेंगे, स्प्रिंग जो होगी हमारी मासलेस होगी। जब तक आपसे बोला नहीं जाएगा कि स्प्रिंग का कुछ मास है, तब तक उस स्प्रिंग को कैसा कंसिडर करना है, मासलेस कंसिडर करना। ओके, कैसा कंसिडर करना है, मासलेस। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, सपोज ओके ये कोई स्प्रिंग है ना, इस पे हमने इधर की तरफ फोर्स लगाया है 200 न्यूटन। ओके, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 न्यूटन पर मीटर। मैं पूछूं क्या स्प्रिंग ये नेचुरल लेंथ में होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पे फोर्स इधर की तरफ लगा के इसको खींचा गया। तो हमने क्या पूछ लिया कि फाइंड आउट इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, तो हम लोग क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू के एक्स। कितना फोर्स लग रहा था, 200, के का वैल्यू कितना है 200 न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से 1 मीटर। दैट मीन्स स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना था, 1 मीटर था। ओके, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, बाकी टेंशन फोर्स को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे जब पुली स्टार्ट करेंगे। ओके, है ना। अच्छा ठीक है, टेंशन फोर्स को देख ही लेते हैं। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। ओके, तो ये टेंशन फोर्स कौन अप्लाई करता है, अप्लाइड बाय रोप और स्ट्रिंग, है ना। किसी ऑब्जेक्ट को जब हमें खींचना होता तो क्या करते हैं, रस्सी से बांध के उसको खींच लेते हैं, है ना। किसी सपोज आप लोगों ने देखा होगा पहले गाँव में कुएं से पानी निकालते थे, है ना। कैसे निकालते थे, रस्सी में बाल्टी बांध के कुएं में छोड़ देते थे। बाल्टी में जब पानी भर जाता तो उसको क्या करते, धीरे धीरे खींच लेते थे ऊपर की तरफ, है ना। तो रस्सी या रोप जो है वो भी फोर्स अप्लाई करने की कैपेबिलिटी रखती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। ओके, सो टेंशन फोर्स सबसे पहले जो हम लोग रोप या स्ट्रिंग पढ़ेंगे उसमें किस टाइप का रोप हम लोग यूज़ करेंगे वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ओके, तो पहला हमेशा ध्यान रखें, रोप या स्ट्रिंग, रोप और स्ट्रिंग ऑलवेज पुल द बॉडी, पुल द बॉडी। रोप या स्ट्रिंग से आप किसी बॉडी को पुश नहीं कर सकते हैं, है ना। हमेशा क्या कर सकते हैं, रोप या जो स्ट्रिंग है वो क्या करती है, पुल करती है, किसी बॉडी को पुश नहीं करती। जैसे मान लेते हैं ये वायर है, ये मान लेते हैं एक छोटा सा स्ट्रिंग है, क्या मैं इससे किसी बॉडी को पुश कर सकता हूँ, क्या ये ढीली हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, तो इसमें फोर्स लगाएगी ही नहीं। ओके, जबकि इसमें बांध के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं। जब भी फोर्स लगाएगी स्प्रिंग तो स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। क्या आ जाता है, टेंशन।
और इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, उसको टेंशन फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये कोई ब्लॉक है या बॉडी ऑफ मास m मान लेते हैं, हमने इसमें कोई रोप बांध दिया, सपोज स्ट्रिंग बांध दिया, ओके, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अभी ढीली है। जब स्ट्रिंग ढीली होगी तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, यानी कि जब स्ट्रिंग लूज होगी, स्ट्रिंग लूज अगर है, ढीली है, ओके, तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी, नो फोर्स, तो कोई टेंशन फोर्स नहीं आएगा। स्ट्रिंग तभी फोर्स लगाएगी जब स्ट्रिंग क्या होगी, टाइट होगी, ओके। और उसी टाइट होने की वजह से, टेंशन होने की वजह से उसमें फोर्स आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स। अब सपोज कोई गया और इस रस्सी के इस एंड को पकड़ के खींचने लगा, तो रस्सी टाइट हो जाएगी और उसमें एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स। ऐसे बिल्कुल, यहां से कोई खींचने लगा। तो ध्यान से देखें, टेंशन मार्क करने का तरीका इस बॉडी पे, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले कितनी बॉडी हैं, रोप और ये वाली बॉडी और ये हैंड जो इसको पुल कर रहा है। तो हमेशा रोप क्या करेगी, इस बॉडी को पुल करेगी, इस बॉडी को पुश नहीं कर सकती है, ओके। तो इस बॉडी पे फोर्स जो लगेगा टेंशन की वजह से, टेंशन फोर्स टी, वो किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, ऐसे ही, ओके। अब यहाँ पे इसके हाथ को रोप अपनी तरफ पुल करेगी, तो इस पे किधर की तरफ लगेगा टेंशन फोर्स, ऐसे इधर की तरफ। बाकी हम लोग डिटेल में अभी फ्री बॉडी डायग्राम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन सा एक्शन फोर्स और कौन सा रिएक्शन फोर्स। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पे ये टेंशन या टी फोर्स जो हमने दिखाया वो किस पे एक्ट कर रहा है, ब्लॉक पे, एक्टिंग ऑन ब्लॉक, एक्टिंग ऑन ब्लॉक। हमने बोला कि टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है, टेंशन फोर्स, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पुल करता है। तो यहाँ पे इस रोप के थ्रू जो इस पे फोर्स लगेगा वो पुलिंग फोर्स होगा, और किधर की तरफ, इधर की तरफ। सेम तरीके से जो हैंड है, इस पे रोप जो फोर्स लगाएगी या ये जो स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा, इसको पुल करेगा किधर की तरफ, इधर की तरफ। इधर की तरफ करने का मतलब क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, जबकि स्ट्रिंग या रोप ऑब्जेक्ट को पुश नहीं कर सकती, ओके। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ये टी जो है टेंशन फोर्स किस पे लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ब्लॉक पे, ना कि रोप पे, ओके। सेम तरीके से यहाँ पे ये जो टी फोर्स हमें दिखाया हुआ है, ये किस पे लग रहा है, हैंड पे, एक्टिंग ऑन हैंड। और कौन अप्लाई कर रहा है, रोप अप्लाई कर रहा है। ये टेंशन फोर्स इसके हाथ पे कौन अप्लाई कर रहा है, ये रोप या स्ट्रिंग अप्लाई कर रही है। सेम तरीके से ये टेंशन फोर्स इस ब्लॉक पे कौन अप्लाई कर रहा है, ये रोप अप्लाई कर रही है, ओके। सो टेंशन फोर्स के बारे में लोगों ने थोड़ा सा देख लिया। अब हम लोग आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ने के लिए। ये टेंशन फोर्स को हम लोग वहाँ पे और डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। हेडिंग डालें फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। सो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं, ओके। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है कि बॉडी को फ्री कर दो, पहला फ्री द बॉडी, ओके, फ्री द बॉडी, बॉडी को फ्री कर दो, ओके, पहला स्टेप। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का फर्स्ट स्टेप। फ्री बॉडी डायग्राम सभी लोग अच्छे से सीखेंगे, ओके। अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप ढंग से नहीं सीखेंगे तो एनएलएम का या आगे जो भी चैप्टर आने वाले मैकेनिक्स में, उसको आप कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ओके। सो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, सबसे पहले बॉडी को फ्री कर दो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, सो ऑल द फोर्सेस acting on the body, so all the forces acting on the body, acting on the body, okay। ये दो स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, ओके। अभी मैकेनिक्स में हमने जनरल फोर्सेस के बारे में बताया, जिनमें से कौन कौन से फोर्सेज आ सकते हैं। पहला नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा नहीं, बट वो भी जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा और उसको भी हम लोगों को दिखाना होगा। तो पहला नॉर्मल फोर्स आएगा। दूसरा, अगर बॉडी का मास है तो उस पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सभी लोग पढ़ चुके हैं 9th में,
सो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा, अगर स्प्रिंग वगैरह है तो स्प्रिंग फोर्स भी आएगा, है ना। तो बेसिकली जो 3 टाइप के फोर्सेज हैं, पहला नॉर्मल, दूसरा ग्रेविटेशनल और तीसरा टेंशन। अगर रोप वोप लगा हुआ है, पुली वगैरह लगा हुआ, तो एक फोर्स और आएगा जिसको क्या कहेंगे, टेंशन फोर्स। ओके, तो चलिए आइए ड्रॉ करते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हुए चलते हैं। पहला एग्जाम्पल फर्स्ट। ओके, ये कोई बॉडी है जिसका मास है m और ये ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है। बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये जो ब्लॉक है मास m का, इसका क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले हम लोग बॉडी को क्या कर लेंगे, बिल्कुल अलग कर लेंगे ऐसे। ये बॉडी हमने अलग कर लिया। दूसरा, ये हमारा सरफेस हो गया ग्राउंड। सो अभी ध्यान से देखें, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो क्या लगेगा, इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। किधर की तरफ, नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा हमने बता चुके हैं। तो नॉर्मल फोर्स इस पे लगेगा किधर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, N1। ओके, दूसरा, अब ये नॉर्मल फोर्स N1 कौन अप्लाई कर रहा है इस बॉडी पे, ये ग्राउंड। तो ये बॉडी भी क्या करेगी, इस ग्राउंड पे भी एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगी, किधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो एक ग्राउंड पे लग रहा है N2। और कोई फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बॉडी का मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पर लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगता है, हम लोग जानते हैं। ये आ गया हमारा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर इसमें बॉडी को थोड़ा सा और अलग बना दूँ, है ना, m, तो इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है N1 और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, mg नीचे। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल mg नीचे लग रहा है और इस नॉर्मल फोर्स को मैं ऐसे ऊपर की तरफ N1 दिखा सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे दिखाना वैसे शो कर सकते हैं। अच्छा, अभी ध्यान से देखें, बहुत बच्चे यहाँ पे समझने में मिस्टेक क्या करते हैं, N1 और mg को एक्शन रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं कि N1 एक्शन है, mg रिएक्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेज एक बॉडी पे नहीं लगते हैं, वो 2 डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, है ना। तो जब वो 2 डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं तो यहाँ पे तो एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, तो N1 और mg का एक्शन रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। तो एक्शन रिएक्शन है कौन से, N1 कौन अप्लाई कर रहा है, ग्राउंड अप्लाई कर रहा है, नॉर्मल ऊपर की तरफ। तो ये वाला बॉडी का ये सरफेस ग्राउंड पे भी एक फोर्स अप्लाई करेगा, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे N2 नीचे की तरफ। तो N1 और N2 क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ओके, अब अर्थ इस पे mg फोर्स नीचे लगा रही है, तो सेम मैग्नीट्यूड का ये फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का mg मैग्नीट्यूड का ये बॉडी अर्थ पे भी फोर्स लगाएगी, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, mg। तो ये mg और ये mg एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल के रेस्पेक्ट में, है ना। सिंपल सी बात है, अगर ये अर्थ जो है या ये जो ग्राउंड बोलें, इस ब्लॉक पे mg फोर्स नीचे लगा रहा है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये ब्लॉक भी क्या करेगा, ग्राउंड पे ऊपर की तरफ mg फोर्स लगाएगा, है ना। और N1 N2 क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। कौन से फोर्स हैं, कॉन्टैक्ट। क्यों लग रहा है ये, क्योंकि बॉडी इस ब्लॉक का या ये ब्लॉक ग्राउंड के साथ किसमें, फिजिकल कॉन्टैक्ट में है, तो उनके बीच क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। हम पहले ही बता चुके हैं। ओके, तो अब नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, ग्राउंड इस बॉडी पे ऊपर की तरफ लगाएगा, इस सरफेस पे, है ना। तो ये वाला बॉडी क्या करेगा, इस पे नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो N1 और N2 यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। N1 N2 क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज, और ये mg और ये mg क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ये हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, बट ग्राउंड से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमें सिर्फ अगर इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मतलब इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो इस बॉडी पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक N1 लग रहा है, दूसरा mg लग रहा है। mg कौन लगा रहा है, ग्राउंड लगा, अर्थ लगा रहा है नीचे की तरफ। N1 कौन लगा रहा है, ये N1 क्या है, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेंगे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, है ना। और ये mg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, काफ़ी सिंपल है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अभी अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल कंसीडर करें,
सपोज तो काफ़ी सिंपल है। अभी अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, सपोज ये है m और ये है ना, तो ये बॉडी है, इस बॉडी को हम लोग फ्री करेंगे, देखेंगे इस पर क्या क्या लग रहा है। तो पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा, और दूसरा नॉर्मल फोर्स कौन अप्लाई करेगा, ये सरफेस इस बॉडी पे अप्लाई करेगा ऐसे n ऊपर की तरफ, है ना। तो ये नॉर्मल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, अप्लाइड बाई ग्राउंड, है ना, और कॉन्टैक्ट सरफेस ये mg कौन अप्लाई कर रहा है, अप्लाइड बाई अर्थ, क्योंकि इस बॉडी का मास है और हर मास जो अर्थ की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ओके, तो ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया m का। अगर हम लोग अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम क्या लगेगा, ये n फोर्स यानी n4 जो नॉर्मल फोर्स है किसने अप्लाई किया था, इस अर्थ ने अप्लाई किया था, इस कॉन्टैक्ट सरफेस ने अप्लाई किया था बॉडी पे ऊपर की तरफ। तो ये बॉडी का ये सरफेस भी क्या करेगा, इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ n। अब ये n और ये n मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं। ओके, ये हो गया इस ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। ओके, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक बॉल है जो ऐसे रखा हुआ है दो दीवार के बीच में। ओके, ऐसे ये एक दूसरी वॉल है, ये वॉल है और ये ग्राउंड है, ऐसे रखा हुआ, इसका सेंटर है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इस बॉल का। तो आइए फ्री बॉडी डायग्राम इस बॉल का बनाते हैं। सबसे पहले बॉल को अलग ड्रॉ करेंगे। पहला फोर्स, बॉल का मास है m, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, ऐसे नीचे की तरफ mg, है ना। दूसरा, ध्यान से देखें तो ये वाला सरफेस फिजिकल कांटेक्ट में है यहाँ पे, तो बॉल पे कांटेक्ट फोर्स लगेगा। अभी नॉर्मल फोर्स की बात करें तो कांटेक्ट फोर्स कौन सा होगा, नॉर्मल फोर्स किधर की तरफ, बॉल को अवे पुश करना चाहेगा और इसके परपेंडिकुलर लगेगा इस कांटेक्ट सरफेस के। तो हम बता चुके हैं कि स्फेरिकल बॉडी के केस में नॉर्मल जो को होता है वो कहाँ से पास करता है, सेंटर से। तो ऐसे नॉर्मल फोर्स लग जाएगा इधर की तरफ, n1 मान लेते हैं। और इसको अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे इसके लाइन ऑफ एक्शन को, तो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। अभी और कोई फोर्स मिस हो रहा है, बिल्कुल मिस हो रहा है। ध्यान से देखें तो ये बॉडी यहाँ पे अर्थ के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे भी कांटेक्ट फोर्स लगेगा इस बॉडी पे, किधर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ। तो अगर हम लोग इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो कहाँ से पास करेगा, ऐसे सेंटर की तरफ। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, n2। ये बेसिकली ऐसे लग रहा है, ऐसे n2, है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। हमको पता है इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास करेगा, इस सेंटर C से पास करेगा, तो मैंने सेंटर से दिखा दिया ऊपर की तरफ। ओके, ओके, या आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ये बॉडी है, आप देखें यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल फोर्स ऐसे इधर की तरफ लगेगा n2। इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा, यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट है, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, क्या, n1। इसका भी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास करेगा, ऐसे सेंटर से। ओके, सेंटर से पास करेगा। ये तरीका हो गया। तो आप जैसे दिखाना चाहते हैं, इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, जैसे दिखाना चाहते हैं वैसे दिखा सकते हैं, बट सारे फोर्सेस को आपको दिखाना। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ही होता है कि उस बॉडी पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को दिखाना है। अब अगर हम लोग इस सरफेस का पे दिखाएं क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, ये तो बताएं ये n1 फोर्स किसने अप्लाई किया था, इस सरफेस ने, किस पे, इस बॉल पे। तो बॉल भी क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स पर इधर अप्लाई करेगा, ऐसे n1 और ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, ये और ये। सेम तरीके से n2 था ना वो, ओ सॉरी ये n1 था, सॉरी ये n2 था। ओके, तो सेम तरीके से भी ध्यान देखें यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इस सरफेस ने इस पे ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई किया था, n2 नॉर्मल रिएक्शन, तो ये बॉडी भी इस पे फोर्स अप्लाई करे, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे n2। तो ये और ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, ये और ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, या ये और ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ओके, काफ़ी सिंपल है, जल्दी से नोट करें।